गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं। ठीक है, इसके और भी लेक्चर हो चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे द्विअंगी विलयनों के प्रकार। द्विअंगी विलयनों के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी विलयनों के प्रकार हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयनों से क्या हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? द्विअंगी विलयनों से लग रहा है कि विलयन जो होते हैं उसमें दो चीजें होती है। एक तो आपका होता है विलेय और एक होता है आपका विलायक, ठीक है। एक विलेय और विलायक, ये दो चीजें होती है। दो चीजें मिलकर बनाती है द्विअंगी विलयन, ठीक है। विलेय और विलायक मिलकर बनाते हैं द्विअंगी विलयन, ठीक है। तो द्विअंगी विलयन हमें पता चला कि क्या होता है। तो उसके हम आज प्रकार देखेंगे कि इसके टाइप कितने होते हैं, ठीक है। तो द्विअंगी विलयनों में विलेय और विलायक होता है और द्विअंगी विलयनों के जो प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स के होता है द्विअंगी विलयन। थ्री टाइप्स में आपका पहला टाइप जो होता है वो होता है ठोस विलयन। दूसरा टाइप होता है आपका द्रव विलयन। तीसरा टाइप होता है आपका गैसीय विलयन, ठीक है। तो द्विअंगी विलयनों के 3 प्रकार होते हैं: ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। ठोस विलयन जो होते हैं उसमें क्या होता है? ठोस विलयन जो होते हैं उसमें विलेय और विलायक दोनों क्या होते हैं? ठोस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? विलेय और विलायक, विलेय विलायक दोनों क्या होते हैं? ये भी ठोस होता है और ये भी ठोस होता है। दोनों ठोस होते हैं, ठीक है। ठोस ठोस को मिलाकर बनाया जाता है ठोस विलयन, ठीक है। यानी विलेय और विलायक दोनों ठोस होंगे तो बनेगा ठोस विलयन। इसका उदाहरण हमारा क्या है? इसका उदाहरण है सबसे अच्छा मिश्र धातुएं। मिश्र धातु जैसे आपकी स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, इसके अलावा कांसा, पीतल, सोल्डर, ये सारे जो मिश्र धातु होती हैं ये ठोस विलयन के एग्जाम्पल है, ठीक है। जिसमें विलेय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो इसके अंदर ये मेटल से मिलकर बनती है, धातु से मिलकर बनती है। तो धातु कैसी होती है? कठोर, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद कांसा, पीतल, सोल्डर, ये सारी ठोस है, ठीक है। ये भी दो चीजों से मिलकर बनती है। ये भी दो धातुओं से, ये भी दो धातुओं से मिलकर बनती है, ठीक है। इस टाइप से ये ठोस और ठोस से मिलकर बनती है मिश्र धातुएं। तो इस प्रकार से ठोस विलयन होता है, ठीक है। ठोस विलयन में 2 प्रकार का होता है। ये तो हमने एग्जांपल देखे, एग्जांपल में मिश्र धातु देखी। ठोस विलयन 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार में आप देखते हैं कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं। ठोस विलयन 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार में पहला होता है आपका पहला प्रकार होता है प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित विलयन। और ये जो होता है वो आपका अंतराकाशी विलयन। अंतराकाशी विलयन। प्रतिस्थापन विलयन का एग्जांपल हम देखते हैं किस प्रकार से प्रतिस्थापन विलयन होता है। यदि प्रतिस्थापन विलयन अभी देखें हम तो यहाँ पर क्या होता है कि विलेय और विलायक दोनों की साइज क्या होती है? प्रतिस्थापन विलयन में सेम होती है।
ठीक है। प्रतिस्थापित विलयन में विलय और विलायक की साइज क्या होती है, सेम होती है, दोनों सेम साइज के होते हैं विलय विलायक, ठीक है। विलय विलायक दोनों सेम साइज के होते हैं। कहीं कहीं पर विलायक को प्रतिस्थापित करके विलयन आ जाता है, विलय आ जाता है। ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करें ये इसकी, तो ये क्या है आपका विलायक, ठीक है, और ये आपका क्या है विलय। आप यहाँ देख रहे हो दोनों की साइज क्या है, सेम है। विलायक को प्रतिस्थापित करके विलय आ गया, तो इस प्रकार का जो विलयन बनता है उसको प्रतिस्थापित विलयन कहते हैं, जहां पर विलय और विलायक की साइज क्या होती है, समान आकार होते हैं। तो विलायक को विलय प्रतिस्थापित कर देता है और वो उसकी जगह पे आ जाता है, जिससे हमें एक जैसा विलयन प्राप्त होता है, साइज बराबर होती है। यहाँ पर अंतराकाशी विलयन में क्या होता है कि अंतराकाशी विलयन जो होता है उसको भी देखते हैं हम। अंतराकाशी विलयन में जो विलयन का विलायक के अंतराकाशी जगह होती है, जैसे ये मान लो यहाँ पर जगह है, ठीक है, ये जगह खाली जगह जो होती है, इस जगह पर विलायक के कण आ जाते हैं, और विलायक जो होता है यहाँ पर विलय के कण आ जाते हैं, और विलय क्या होता है यहाँ पर छोटा, ये बड़ा जो है ये क्या है विलायक, ठीक है, और ये छोटी साइज जो है जहाँ ये क्या है विलय। तो ये अंतराकाशी विलयन होता है, उसमें विलय का साइज छोटा होता है और वो विलायक के अंतराकाशी स्थानों पर जाकर बैठ जाता है, ठीक है। इस प्रकार के विलयन को हम बोलते हैं अंतराकाशी विलयन। दो तरीके का होता है, ठोस विलयन, ठीक है। अब हम द्रव विलयन देखते हैं, ठीक है। पहले ठोस विलयन देखा, द्रव विलयन देखते हैं। तो द्रव विलयन जो होते हैं उनमें विलय जो होता है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। लेकिन जो विलायक होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, वो द्रव होता है। इसमें क्या होता है, द्रव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर द्रव विलयन में विलय जो होता है ठोस द्रव गैस हो सकता है, और विलायक जो होता है द्रव होता है। इसी आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है, ठोस द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन, ठीक है। यहाँ पर द्रव ये विलायक क्या है, कॉमन है, ठीक है, द्रव है। लेकिन विलय जो है यहाँ पर ठोस है, यहाँ पर द्रव है और यहाँ पर गैस है। तो विलय जो है यहाँ पर ठोस द्रव गैस हो सकता है, किंतु विलायक जो होता है वो हमेशा द्रव होता है। तो ठोस द्रव विलयन जो होता है, इस ठोस द्रव विलयन में क्या होगा कि जो विलायक होगा, विलय होगा, वो क्या होगा, ठोस। यहाँ पर विलय क्या होता है, ठोस, और जो विलायक होता है वो क्या होता है, वो द्रव। तो आप देख लीजिए पानी और शक्कर का विलयन, पानी नमक का विलयन, ठीक है, क्योंकि शक्कर क्या होती है, ठोस, ठीक है, और पानी क्या होता है, द्रव। तो इस प्रकार से हम इसको शक्कर पानी, नमक पानी का विलयन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर विलय जो होता है वो ठोस होता है, विलायक जो होता है द्रव। विलायक में जो मात्रा होती है घुली, एक निश्चित तापमान तक हम विलय को विलायक में घोलते जाएंगे, यानी हम पानी के अंदर शक्कर एक निश्चित क्वांटिटी तक हम डालते हैं, उसके बाद में शक्कर जो है वो और अधिक नहीं घुल पाती उसमें, यानी हम विलय की मात्रा को और अधिक नहीं डाल पाते। इस कंडीशन पर, इस ताप पर वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। यानी हम क्या कह सकते हैं कि निश्चित ताप पर यदि विलायक में हम विलय की और अधिक मात्रा ना घोल सके या और अधिक मात्रा नहीं मिलाई जा सके, तो वो कहलाता है संतृप्त विलयन, ठीक है। निश्चित ताप पर किसी विलायक में विलय की मात्रा और अधिक नहीं घोली जा सके, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। तो एक संतृप्त विलयन बने, आएगा समझ में। उसके अलावा द्रव द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन के अंदर यहाँ पर विलय क्या होता है, विलय जो होता है वो द्रव, और यहाँ पर विलायक भी क्या होता है, ये भी होता है द्रव, ठीक है।
यहाँ पर दोनों द्रव होते हैं, विलेय भी द्रव होता है, विलायक भी द्रव होता है। ठीक है, दोनों मिलकर, दोनों द्रव द्रव मिलकर द्रव द्रव विलयन बनाते हैं। ठीक है, जिसको द्रव विलयन कहते हैं। ठीक है, तो द्रव द्रव में विलयन जो होता है, हम देख सकते हैं एल्कोहल और अल्कोहल और पानी, जल। ठीक है, जिसमें द्रव द्रव दोनों द्रव द्रव मिलते हैं। तो द्रव में द्रव की जो विलयता होती है, जो विलयन बनता है, वो क्या कारण होता है कि दोनों की प्रकृति समान होती है। ठीक है, और दोनों का आकार समान होता है, रासायनिक प्रकृति समान होती है, इसलिए द्रव द्रव में क्या हो जाता है, घुल जाता है और विलयन बना लेता है। उसी प्रकार यदि हम इधर देखें गैस द्रव विलयन, तो गैस द्रव विलयन में यहाँ पर क्या होता है कि विलेय जो होती है वो गैस होती है। ठीक है, और द्रव जो होता है वो यहाँ पर विलेय, गैस क्या होती है विलेय, और द्रव क्या है विलायक। ठीक है, तो यहाँ पर विलेय जो होता है वो गैस होता है और विलायक जो होता है वो द्रव होता है। जैसे हम बात करें, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में मिली हुई है। ठीक है, तो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी मिली होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या हुआ है, गैस, और वो पानी द्रव। तो इस प्रकार से वो विलायक हुआ। ठीक है, तो विलेय विलायक यहाँ पर क्या होता है, विलेय क्या होता है गैस, और विलायक क्या होता है द्रव। ठीक है, कौन से विलयन में, गैस द्रव विलयन में। सोडा वाटर पीते हैं अपन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है। तो इस तरीके से ये गैस द्रव विलयन होता है, द्रव द्रव विलयन और ठोस द्रव विलयन। अब हम बात करें गैसीय विलयन की, तो गैसीय विलयन जो होता है उसके अंदर जो है आपका विलेय और विलायक, ये दोनों जो होते हैं वो गैस होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, गैस। जैसे वायुमंडल में पाई जाने वाली बहुत सारी गैस, या हमारे सामने वायु जो है, इसमें गैसों का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, तो गैस गैस आपस में मिली हुई है, तो ये गैस में गैस का विलयन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। ठीक है, और ये द्विअंगीय विलयन के प्रकार होते हैं। और हम देखते हैं इसमें इनको प्रभावित करने वाले कारक जो बचे हुए हैं, वो हम इनको प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। ठीक है, द्विअंगीय विलयन के प्रकार देख लिए, और प्रभावित करने के कारक, कौन कौन से कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं, इसकी विलेयता को प्रभावित करने के कारक। अब ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन से विलयन में, कौन से विलयन देखते हैं हम, ठोस द्रव विलयन की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, क्या क्या प्रभावित करने वाले कारक है, पहला है विलेय एवं विलायक की प्रकृति। ठीक है, विलेय एवं विलायक की प्रकृति पर ये जो है विलेयता, ठोस द्रव की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक जो है आपका, उसमें पहले जो कारण है विलेय एवं विलायक की प्रकृति। यदि हम देखें कि जो विलेय और विलायक है, यदि मान लो विलेय और विलायक दोनों ध्रुवीय प्रकृति के हैं, विलेय प्लस विलायक जो है वो दोनों ध्रुवीय प्रकृति के हैं। जैसे कि मान लो हम नमक को पानी में यदि डिजोल्व कर रहे हैं तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नमक को यदि हम अध्रुवीय विलायक जैसे कि ईथर है, उसके बाद में बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड में यदि हम घोलें इसको, नमक को, तो ये इसमें नहीं घुलेगा। ठीक है, क्योंकि ये ध्रुवीय यौगिक है और ये क्या है, अध्रुवीय विलायक है, इसलिए ये इसमें नहीं घुलेगा। किंतु इस अध्रुवीय विलायक के अंदर यदि हम अध्रुवीय यौगिक को डालें तो घुल जाएगा। ठीक है, यानी अध्रुवीय यौगिक जो है वो अध्रुवीय विलायक में घुलेंगे और ध्रुवीय यौगिक जो होते हैं वो ध्रुवीय विलायक के अंदर घुलते हैं। ठीक है, तो विलेय एवं विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है ये। दूसरी चीज, एक और चीज होती है ताप, ताप पर भी निर्भर करता है। ताप पर किस प्रकार निर्भर करेगा, यदि आप विलेय और विलायक को मिला रहे हो, ठीक है, विलेय और विलायक को मिला रहे हो प्लस आप उसमें उष्मा भी दे रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, विलेय की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर जो विलेय की मात्रा वो क्या होगी, बढ़ेगी।
जो विलेन आप बना रहे हो इसमें विलेय और विलायक प्लस उष्मा यदि आप दे रहे हो तो विलेय की मात्रा जो है वो क्या है, बढ़ती है, ठीक है, यानी विलेयता बढ़ती है। और यदि आप विलेय और विलायक को मिला रहे हो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, उष्मा शोषी, यदि उष्मा शोषी अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पर विलेय में विलायक की मात्रा घटेगी, ठीक है, विलायक में विलेय की मात्रा क्या होगी, घटेगी उष्मा शोषी में। और यहाँ यदि आप विलेय प्लस विलायक दोनों को मिला रहे हो और विलेन बन रहा है प्लस उष्मा भी निकल रही है यानी उष्मा छेपी हो रही है अभिक्रिया, तो यहाँ पर विलेय की मात्रा क्या होगी, घटेगी। यहाँ पर विलेय की मात्रा बढ़ेगी, यहाँ पर विलेय की मात्रा घटेगी क्योंकि उष्मा निकल रही है। और यहाँ पर जो है उष्मा आप दे रहे हो तो उष्मा शोषी अभिक्रिया में विलेय की मात्रा बढ़ती है, उष्मा छेपी अभिक्रिया में विलेय की मात्रा घटती है। तो ताप का यह प्रभाव पड़ता है, ठीक है। विलेय को प्रभावित करने वाले, ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक थे। यहाँ पर ठोस जो है उष्मा छेपी में ठोस जो है वो अधिक डलेगा, मात्रा बढ़ेगी, यहाँ पर मात्रा कम होगी, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा है, यदि ध्रुवीय यौगिक को ध्रुवीय विलायक में मिलाओगे तो वो घुलेगा, और यदि उसको अध्रुवीय यौगिक, यदि आप अध्रुवीय विलायक में डालोगे तो नहीं घुलेगा, और यहाँ अध्रुवीय यौगिक को अध्रुवीय विलायक में डालोगे तो ही घुलेगा, ठीक है, वो डिसॉल्व होगा। ये प्रभावित करने वाले कारक थे। आगे हम एक और प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, गैसीय द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैसीय द्रव, ठीक है। गैसीय द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक देख रहे हैं, उसमें पहला कारक होता है गैस एवं विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। तो गैस एवं विलायक की प्रकृति यदि हम देखें तो अलग अलग गैस जो होती है उनकी विलयशीलता अलग अलग होती है। जैसे हम बात करें कुछ गैस की, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, हीलियम है, ये गैस जो होती है आसानी से द्रवित नहीं होती, ठीक है। इनको द्रवित करना क्या होता है, कठिन होता है, लिक्विड बनाना इनको कठिन होता है, इसलिए इनकी जो विलेयता होती है वो द्रव में कम होती है। इसके अतिरिक्त यदि हम दूसरी गैसेस देखें, जैसे मान लो अमोनिया है, ठीक है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या HCl जो है, हाइड्रोक्लोराइड गैस है, इनको द्रवित करना आसान होता है, आसानी से द्रवित हो जाती है, तो इनकी विलयशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है, कारण और भी है दूसरा, इसका दूसरा कारण एक ये भी है कि ये जो है उस विलायक से आसानी से रासायनिक अभिक्रिया कर लेती है, यानी रासायनिक साम्यता होती है, समानता होती है इनमें, ये पानी से आसानी से क्रिया कर लेती है। जैसे हम बात करें NH3 अमोनिया की, तो NH3 + H2O, यानी जो गैसेस रासायनिक अभिक्रिया कर लेती है विलायक से, वो आसानी से घुल जाएगी, तो ये क्या बना लेती है, NH4OH, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो CO2 है वो भी वाटर से आसानी से क्रिया कर लेती है, पानी से क्या बना लेती है, H2SO3, ठीक है। उसके अलावा आपकी HCl जो है, हाइड्रोक्लोराइड गैस, ये भी पानी से आसानी से क्रिया कर लेती है। तो इस तरीके से ये गैस आसानी से क्रिया कर लेती है, इसलिए इनकी विलेयता भी अधिक होती है। ये नहीं करती इसलिए इनकी विलेयता कम होती है। तो गैस एवं विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है ये, ठीक है। उसके अलावा ताप का प्रभाव, यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप के प्रभाव के कारण क्या होगा कि गैस की विलेयता क्या होगी, प्रभावित होगी, और गैस जो है वो उसकी विलेयता कम होगी, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यदि हम ताप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ताप का प्रभाव क्या होगा, ताप बढ़ाने पर वो जो है वो गैसों की जो है विलेयता वो क्या होती है, घटती है, ठीक है। अब यदि हम देखें दाब का प्रभाव, तो दाब का प्रभाव लगा, यदि हम दाब लगा रहे हैं, ठीक है, कोई पात्र है या विलयन भरा हुआ है, कोई विलायक है यहाँ पर, पानी वगैरह मान लो, और यहाँ पर गैस है, ठीक है। गैस है और यहाँ पर हम पिस्टन लगा रहे हैं, पिस्टन से इसको प्रेशर हम लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, ठीक है। पिस्टन लगाकर इसको प्रेशर से हम इसको दबा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसकी सतह पर इसकी गति बढ़ जाएगी, गैस के कणों की गति बढ़ने से ये क्या होंगे कि ये पानी के अंदर क्या होंगे, इनकी विलेयता बढ़ने लगेगी, विलायक के अंदर इनकी विलेयता क्या होगी,
बढ़ने लगेगी और ये पिस्टन दबाने से दाब लगाने से ये इनकी विलेयता जो है वो बढ़ती जाएगी। यानी दाब का प्रभाव क्या पड़ता है कि दाब लगाने पर विलेयता बढ़ती है। इसके लिए एक नियम भी दिया, एक वैज्ञानिक ने दाब के प्रभाव को समझाया जिसका नाम है हेनरी। उनका देखते हैं हम क्या नियम है। हेनरी जिन्होंने दाब के प्रभाव को समझाने के लिए नियम दिया, उनका नियम को देखते हैं हम। दाब के प्रभाव के लिए हेनरी वैज्ञानिक ने 1803 में एक नियम दिया था। ठीक है, 1803 में उन्होंने एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार यदि स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में गैस की विलेयता द्रव पर गैस के लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। मतलब यदि आप दाब लगा रहे हो तो गैस जो है वो क्या होगी, उस द्रव के अंदर या उस विलायक के अंदर उसकी मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, उसकी विलयशीलता बढ़ेगी। मान लो यहाँ पर हम यानी क्या होगा, उसका गणितीय रूप यदि हम देखें तो m समानुपाती p। ठीक है, m का मतलब क्या होता है, यहाँ पर m क्या बोलते हैं, विलायक की इकाई आयतन में घुलित गैस का आयतन। ठीक है, मतलब कि आप ये घुलित गैस का जो आयतन है यानी घुलित गैस का द्रव्यमान, घुलित गैस का द्रव्यमान यानी घुलित गैस का जो द्रव्यमान है वो दाब के समानुपाती होता है। मतलब यदि आप दाब बढ़ाओगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा यानी गैस की मात्रा बढ़ेगी घुलने की। ठीक है, समानुपाती चिन्ह हटाया, क्या लगाया हमने, केज। केज क्या होता है, हेनरी स्थिरांक जिसको कहते हैं। ठीक है, यानी आप यदि दाब बढ़ाओगे, प्रेशर डालोगे तो उसकी मात्रा भी, किसकी मात्रा, गैस जो घुलनशील है उसकी मात्रा, उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये हेनरी का नियम होता है। उसके अलावा हेनरी के जो नियम है उसके अनुप्रयोग कहाँ उपयोग होता है ये नियम, तो ये नियम होता है कार्बनीकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में। कार्बनीकृत पेय पदार्थ यानी सोडा वाटर, कोका कोला, थम्स अप वगैरह हम पीते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड को जल में कैसे मिला, प्रेशर से। ठीक है, प्रेशर यानी उसके ऊपर प्रेशर दाब डाला जिससे वो उसके अंदर घुलनशील तो हो गई। रक्त में घुली गैसों के विनिमय हो, जैसे हम सांस लेते हैं अंदर तो गैस में जो होता है, गैस का दाब अधिक होता है फेफड़ों में, जिससे क्या हो जाता है कि हमारे कार्बन ऑक्सीजन जो कहाँ चली जाती है, रक्त में चली जाती है, रक्त में घुल जाती है। प्रेशर अंदर जब हम सांस लेते प्रेशर बढ़ता है तो रक्त में क्या चली जाती है, ऑक्सीजन चली जाती है। ठीक है, तो रक्त में घुली गैसों के विनिमय में भी ये काम में आती है। उसके बाद में गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए, यदि गहरे समुद्र की बात करें तो वो सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, उसके अंदर संपीड़ित गैस भरी हुई होती है यानी उसको कंप्रेस्ड करके भरा रहता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन भी रहती है और ऑक्सीजन भी रहती है। तो नाइट्रोजन क्या होती है कि जब वो अधिक दबाव के कारण वो नाइट्रोजन भी क्या हो जाती है, हमारे रक्त में अवशोषित हो जाती है, रक्त में चली जाती है। रक्त में जाने के बाद क्या होगा कि जब गोताखोर जैसे बाहर आएगा और वायुदाब कम होगा, प्रेशर कम होगा, तो वो क्या होगी, पीड़ा पहुंचाती है उसको। नाइट्रोजन क्या पहुंचाती है, पीड़ा, और उसको क्या बोलते हैं, जो पीड़ा केशन रोग। तो इसको कम करने के लिए उसमें फिर कम अभिक्रियाशील वाली धातु, कम अभिक्रियाशील वाली गैस जैसे हीलियम को भी हम उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो रोग नहीं हो, केशन रोग नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उपयोग है उसमें बहुत ऊंचाई पर, यदि हम ऊंचाई पर पर्वतारोही जब अधिक ऊंचाई पर जाता है तो यहाँ पर धरातल पर वायुदाब अधिक है। ठीक है, तो ऑक्सीजन आसानी से हमारे रक्त में चली जाती है, लेकिन जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुदाब कम हो जाता है। इस कंडीशन में गैस जो है वो रक्त में कम जाती है, कम घुलनशील होती है, जिससे हमें थकान लगती है। ठीक है, थकान भी लगेगी और पर्याप्त मात्रा में रक्त के अंदर ऑक्सीजन नहीं घुल पाएगी। जलीय जीवन में पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है, उसका दाब वहां पर धरातल पर अधिक रहता है, जिससे पानी में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन घुलेगी, जो जीवन के लिए, जलीय जीवों के लिए क्या होती है, बहुत ही उनके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हेनरी के नियम के अनुप्रयोग है। ठीक है, यहाँ पर हमने द्विअंगी विलीनों के प्रकार भी पढ़ लिए, प्रकार के बाद हेनरी का नियम भी पढ़ा। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़े, विलयन कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे। इसमें और भी चीजें बच गई है, उसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।